राम राम दोस्तों। आज का अपना टॉपिक है सामाजिक व धार्मिक सुधार जो कि 19वीं और 20वीं शताब्दी में हुए थे। इनके बारे में अपन क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे। देखो मित्रों, सबसे पहले अपन बात करते हैं कन्यावध। देखो मित्रों, पुराने समय में क्या होता था कि कन्याओं को वध कर दिया जाता था। छोटी सी जब वो 2-4 दिन की होती थी, इसी दौरान उनका वध कर दिया जाता था। ये विशेष रूप से राजपूतों और बंगालियों में प्रचलित था। तो इस प्रथा का अंग्रेजी सरकार ने इस पर रोक लगाई। और वो कब लगाई रोक? तो देखो, सन आप याद कर लेना, 1802 1802 ईस्वी में रोक उन्होंने लगा दी। अब आप 1802 आप कैसे याद कीजिए, यानी दो कन्या होते ही तीसरे को मारना शुरू कर दिया, ऐसे मान लो। तो दो याद कर लेना, ठीक है। चले साहब, अब ये किस गवर्नर के समय हुई थी, ये भी पूछा जाता है साहब, किस गवर्नर ने रोक लगाई साहब? तो देखिए, कन्याओं को क्या करते थे, या तो उनको मार देते थे, इनका गला घोट देते थे, या फिर उनको जला देते थे। ठीक है, तो इस प्रकार कन्या को वध किया जाता था। तो साहब, जलाना, जलाने में एक शब्द आएगा जली। तो आप याद कर लेना, वेले जली, यानी कन्याओं को जला दिया जाता था। ठीक है, तो जली याद करिए, इसमें जली शब्द आया तो जली से कन्यावध आपको याद आ जाएगा। ठीक है, ने रोक लगाई थी साहब। ठीक है, अब ये रोक कब लगाई साहब? 1802 में लगा दी। ठीक है, अब इसमें नियम पूछते साहब, किस नियम के तहत रोक लगाई? तो अब याद कैसे करेंगे नियम? आपको ये नियम पूछ लेते हैं, बहुत बार नियम पूछा गया है। तो नियम कैसे याद करोगे? आप मान लो कि 4 दिन कन्या को जला मार दिया। 4 दिन बेचारी, 4 दिन आए हुए कन्या को हुआ था, उसको जला दिया। तो 4 दिन ही कन्या, तो 4 नियम, नियम नंबर क्या था? 4, यानी 4 दिन कन्या को जला दिया। तो याद हो जाएगा नियम नंबर 4, वेलेजली। अब वेलेजली कौन था? वेलेजली जिसने सहायक संध्या शुरू करी थी। क्या करी थी इसने? सहायक संध्या। देखो, सहायक संध्या क्या थी, अब नाम आए तो बता देता हूँ। सहायक संध्या ये थी, इसके तहत देसी रियासत को अंग्रेजी सरकार से संधि करनी पड़ती थी। और अंग्रेजी सरकार देसी रियासत के पास में एक सेना रखती थी, देसी रियासत के खर्चे पर। ठीक है, एक रेजिडेंट होता था, है? और देसी रियासत की सुरक्षा की जिम्मेदारी अंग्रेजी सरकार की होती थी। तो वो शुरुआत किसने करी थी? वेलेजली ने। ठीक है, यानी वो रियासतों की वेले ने अच्छा ही चाहता था, लेकिन अच्छा नहीं, उनको आसम को जलाना चाहता था। सहायक संधि शुरू किसने करी थी? वेलेजली ने। और कन्यावध या बाल हत्या भी कह सकते हैं उसको, ये रोक किसने लगाई? वेलेजली ने। ठीक है मित्रों, चलो साहब, अब आ जाते हैं अपन सत्य प्रथा। देखिए, सत्य प्रथा, इस पे जो रोक लगाने से पहले एक आंदोलन चलाया, वो चलाया था, ये नहीं सत्य प्रथा रोक लगाई गई थी, वो राजा राम मोहन के प्रयास से, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लगी थी सारी। अब सब राजा राममोहन राय ने क्यों इस प्रथा के खिलाफ आंदोलन चलाया? देखो, 1811 की बात है। इनके बड़े भाई का नाम था जगमोहन। तो जगमोहन, जब उनकी मृत्यु हुई, तब उनकी बड़े पत्नी को सती होना पड़ा। वो न चाहते हुए भी सती होना पड़ा। तो राजा राममोहन को ये बहुत दुख हुआ, तो उन्होंने इस प्रथा के खिलाफ आंदोलन चलाने का निश्चय किया। और 18 का आंदोलन चलाने के बाद में 1829 ईस्वी में इस प्रथा पर रोक लगाई। रोक लगाने कौन था? वैसे सभी को पता है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। ठीक है मित्रों, अब साहब लॉर्ड विलियम बेंटिंग तो था। अब किस नियम के तहत रोक लगाई साहब ये? तो साहब, नियम की बात आती है तो आप याद कर लेना, सती के जीवन को खतरा हो गया, यानी विधवा के जीवन को खतरा। सत्य प्रथा क्या होती है? जिसमें कोई औरत विधवा होती है तो उसको अपने पति के साथ में क्या करता है, उसको चिता में, जब जहाँ पति की चिता जलती थी वहां उसको भी जला दिया जाता था। ठीक है, तो ये थी सती प्रथा। तो सती प्रथा पर रोक लगाई विलियम बेंटिंग ने। ठीक है, तो इसमें विधवा के जीवन को खतरा हुआ। ठीक है, खतरा, खतरा से याद कर लेना नियम 17, नियम नंबर 17, खतरा। ठीक है, 4 दिन की कन्या, आपको ये याद करने बहुत, अपन काफी टाइम बाद में पढ़ेंगे तो अपन भूल जाएंगे, तो थोड़ा सा सामने आएगा तो आपको याद आ जाएगा। ठीक है मित्रों, चलो सर,
अब ये बात तो 29 में हुई थी, ये कहाँ हुआ था साहब, ये बात कलकत्ता बंगाल के अंदर हुई थी साहब। यानी उस समय 3 प्रेसिडेंसियाँ थी, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता। तो ये विलियम बेंटिंक उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था, तो ये बंगाल में लगी। ठीक है मित्रों। और 1830 ईस्वी में ये बम्बई व मद्रास जो प्रेसिडेंसिया थी, उन दोनों में रोक लगाई गई 1830 के अंदर। ठीक है मित्रों। चलो सर, अपन बात करते हैं फिर विधवा पुनर्विवाह। देखो, यानी औरत विधवा हो जाती है, उसकी दोबारा से शादी हो, तो ये नहीं, मतलब इस दोबारा शादी होती है, इस पर सरकार ने रोक लगा रखी थी या फिर इसको गैर कानूनी था। ठीक है, तो विधवा पुनर्विवाह को वैध किया है। यानी विधवा पुनर्विवाह हो रहा है वो सही है, कानून की नजर में भी सही है साहब। तो साहब ये शुरुआत किसने करी थी साहब? तो साहब ये आपके सबसे कुख्यात गवर्नर माना जा सकता है डलहौजी। डल यानी एक अच्छा काम इसने किया था, विधवा पुनर्विवाह को वैध घोषित किया था डलहौजी ने साहब। और कब किया साहब ये? तो देखो, ये बात की जाती है जब 1857 में क्रांति हुई थी, उसके 1 साल पहले यानी 1856 ईस्वी में ये नियम आया। ठीक है। अब इस नियम के अंदर साहब किस नियम के तहत विधवा पुनर्विवाह को सही किया गया? तो साहब वो नियम आता है, आप याद कर लेना, औरत विधवा हुई उसके 15 दिन बाद में उसकी शादी कर दी गई, दोबारा शादी की थी, यानी 15 दिन बाद में, यानी नियम नंबर 15। ठीक है। और किसके प्रयास से साहब ये, मतलब ये नियम बनाया सरकार ने, विधवा पुनर्विवाह को वैध किया, तो प्रयास किसने किया था? इसमें सबसे पहले था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से सरकार ने क्या किया? विधवा पुनर्विवाह को वैध किया था। ठीक है मित्रों। अब मित्रों, विधवाओं के लिए एक कार्य और क्या किया था? विधवा आश्रम के साथ, विधवा आश्रम की स्थापना। तो सभी किसने स्थापना शुरुआत करी? देखो, विधवा हो गए थे, पुनर्विवाह कर दिया, अगर वायदे पुनर्विवाह न हो तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो रहने की व्यवस्था होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? ठीक है। तो इसके लिए 40 साल बाद में, किस साल बाद में? 1896 ईस्वी। अब साहब पूना के अंदर, जो पुणे बोलते हैं अपन, उस समय पूना बोलते थे, पूना, वहां पर साहब एक विधवा आश्रम खोला गया। और किसने खोला? तो विधवा के लिए कुछ कार्य किया, करना कुछ किया। ठीक है। तो अब याद कर लेना, DK कर्वे, कर किया, DK कर्वे, कर आ गया नहीं इसमें, कर छिपावा नहीं छिपावा, विधवा ने कुछ कार्य किया, विधवा आश्रम स्थापित किसने करी? DK कर्वे। ठीक है मित्रों। चलो आगे चलते हैं अपन दास प्रथा। देखो मित्रों, दास प्रथा में क्या होता था कि मजदूरों को या कोई भी राजगार आदमी हो सकता है, उसको गुलाम की तरह रखा जाता था, उसको अपना गुलाम बनाया जाता था। तो अपन कह सकते हैं जैसे कोई हाड़ी प्रथा कह सकते हैं। तो हाड़ी प्रथा या दास प्रथा को सरकार ने नियम बनाकर गैर कानूनी घोषित कर दिया कि आप किसी भी व्यक्ति को गुलाम नहीं बना सकते। ठीक है। तो साहब ये कब वो नियम बना? देखो, 1833 चार्टर अधिनियम, यानी अंग्रेज सरकार ने जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उस समय हर 20 साल में चार्टर अधिनियम है। ठीक है। आपके 1793 फिर आया 1813 में, फिर आया 1833 में, फिर चार्टर अधिनियम 1853 में। हर 20 साल के अंदर ये अधिनियम आए। ठीक है। तो 1833 ईस्वी का जो चार्टर अधिनियम था, उस अधिनियम के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में, ब्रिटिश साम्राज्य इसके अंदर आपके बंगाल भी आ गया, आपके श्रीलंका भी, जहां जहां अंग्रेजों का राज था, उस ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। ठीक है। अब भारत में चीज लागू होने में टाइम लगा, 10 साल लगे, यानी 1843 ईस्वी में भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। अब नियम कौन सा, किस नियम के तहत गैर कानूनी घोषित किया था? यानी ईस्ट इंडिया कंपनी या उसका नियम था क्या, किस नियम के तहत किया गया? तो साहब अपन याद करते हैं, जैसे पूरा याद किया अपना नियम, इसका नियम कैसे याद करोगे? जैसे अपन अभी क्या होता है, अपन किसी गवर्नमेंट को चुनते हैं, ठीक है, अब वो अच्छी लगती है, चुन दिया, ठीक है।
तो अपन फिर क्या होता है कि 5 साल तक उस गवर्नमेंट को अपने को झेलना पड़ता है, अच्छी हो या बुरी हो। 5 साल तक तो अपने को गुलाम बनना ही पड़ेगा। यानी आपको अच्छी लग रही थी लेकिन बाद में वो खराब हो सकती है, तो अपने को 5 साल तक तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। 5 साल, तो 5 साल से याद कर लेना नियम 5, यानी अपन 5 साल तक गुलाम हो गए एक तरह से, तो नियम 5 के तहत ये बनाया गया। और अब इसको सब कौन था दास प्रथा को लागू करने वाला गवर्नर, पूछ लेते हैं आपसे। तो देखो कैसे याद करो, यानी दास को मुक्त कर दिया, बरी कर दिया। दास को क्या कर दिया मैंने, मुक्त कर दिया। तो गवर्नर का नाम क्या था साहब उस समय, एलन बरो। एलन बरो, बरी शब्द आयन पे बरी, आज में आप एक शब्द बन सकता है बरी, बनने बर बनना तो बरी बन सके इसमें। एलन बोरो यानी इसने दासों को बरी कर दिया। तो आप याद कर लेना एलन बोरो ने ये नियम बनाया था। ठीक है, चलो साहब अब आता है अंतर जातीय व विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। देखो ये अधिनियम के अन्य नाम भी साहब, एक आता है नेटिव मैरिज एक्ट। नेटिव मैरिज एक्ट इसको कहा जाता है। इसका एक नाम और है ब्रह्म विवाह अधिनियम। ये भी इसी अधिनियम का नाम सब, यानी आपको तीनों नामों से कोई सा भी नाम आ जाए तो आप समझ जाना सब अधिनियम। ये कब हुआ था साहब, ये सब हुआ था 1872 ईस्वी। ये जो नियम है 1872 में। देखो अपने पढ़े 1802, इन 70 साल बाद में, कन्यावत के 70 साल बाद की बात कर रहे हो सब, अंतरजातीय विवाह या विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आ रहा था। ठीक है, तो देखो अपने जब 56 में आया था वो केवल विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ही था, केवल इतना ही था। विधवा पुनर्विवाह को वेद किया था, अधिनियम भी नहीं था, वो केवल वेद किया गया था। ठीक है, तो ये अधिनियम है, ध्यान देने की बात है, कंफ्यूज नहीं होना आपको। ठीक है, अब सब ये लागू किया गया 1872 में। तो साहब ये किया तो किसके प्रयास से किया गया, तो साहब इसमें ब्रह्म समाज के थे केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन, इनके प्रयासों से। देखो ये अपन पढ़ेंगे, आपको अगला जो टॉपिक आएगा वो अपन सामाजिक आंदोलन पढ़ेंगे, उसमें से केशव चंद्र सेन के बारे में हम विस्तार से अपन पढ़ेंगे। तो इनके प्रयासों से ये सब हुआ था, इन्होंने प्रयास किया तो उन्होंने ये 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट है। इसमें क्या होता था कि इसके अंदर ये केवल ब्रह्म समाज के लोगों पे लागू होता था। पहली बात तो ये ब्रह्म समाज के लोगों पे लागू होता था, लोगों पर लागू होता था, खास बात है ये, और किसी पर लागू नहीं होता था, केवल ब्रह्म समाज के लोग, जो ब्रह्म समाज के अनुयायी थे उन पर ही ये नियम लागू होता था। इस नियम में क्या होता कि जो अपना लड़का और लड़की, इनके विवाह की आयु फिक्स कर दी सरकार ने। कितनी की साहब, देखो लड़की की कर दी 18 वर्ष और लड़की की कर दी कितनी, 14 वर्ष कर दी साहब। इतनी कम से कम इतनी आयु होनी चाहिए कि लड़की 14 साल की होनी चाहिए और लड़का 18 साल का होना चाहिए साहब। ठीक है, अब ये नियम लागू तो कर दिया, लेकिन ये इस नियम का पालन केशव चंद्र सेन ने ही नहीं किया। जिनके प्रयास से नियम लागू हुआ था उन्होंने इस नियम का पालन नहीं किया। इन्होंने 1878 में 6 साल बाद में अपनी अल्प आयु की कन्या की शादी उच्च बिहार के राजा से कर दी। राजा जी लगे तो छोटी बेटी की भी शादी उन्होंने कर दी। तो उसके कारण फिर ब्रह्म समाज में फिर विभाजन होता है, दूसरा विभाजन होता है, अपना डिटेल से पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो साहब ये उम्र फिक्स की गई। ठीक है, ये लड़का 18 साल का होना चाहिए, लड़की 14 साल की होनी चाहिए। अब सर किस गवर्नर ने करवाई थी साहब, ये आप पूछा जाए, अगला प्रश्न आता है गवर्नर का नाम। देखो ये नियम बुक किसने करवाया था, किसके लिए था, ये ब्रह्म समाज के लिए, यानी इसको बुक, इस नियम को बुक कर दिया गया ब्रह्म समाज के लिए, है कि नहीं। तो वहीं से नाम बन गया नाथ बुक। गवर्नर कौन था, नॉर्थ बुक था, नॉर्थ बुक गवर्नर था उस समय, उन्होंने ये नियम लागू किया। ठीक है मित्रों, चलो मित्रों आप अपना अगला जो नियम क्या है, सहमति आयु अधिनियम। देखो सहमति आयु अधिनियम का दूसरा नाम क्या था, एज ऑफ कंसेंट एक्ट। आप एज ऑफ कंसेंट एक्ट इसके नाम से भी हो तो ये सब यही था। ठीक है, इसका दूसरा नाम था सहवास
वे अधिनियम, तीनों नियम नाम एक ही अधिनियम के, ठीक है। ये कब आया? देखो, जब अंतर जातीय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था उसके 19 साल बाद में, ठीक है। यानी 1872 में आया था, तो 19 साल बाद कितना होता है? 1891 ईस्वी में, ठीक है। अब इस अधिनियम में हुआ क्या था? पहले प्रयास किसने किए? जो किसके प्रयास से आया, अपन बात करते हैं। देखो, प्रयास करने आप कैसे याद करो, एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको, याद कर लेना। यानी एक बंगाली आदमी फटाफट शादी करना चाहता, फटाफट माला पहनाना चाहता था, ऐसे याद करना, ठीक है। बंगाली फटाफट माला पहनाना चाहता था, ठीक है। इस नाम से ही अपने को पता चल जाएगा साहब किसने। तो देखो मित्रों, बंगाली से क्या बनेगा? एस एस बंगाली, बंगाली आदमी फटाफट माला पहनना चाहता है, BM मालाबारी। इन दो आदमियों के प्रयासों से ये नियम लागू किया गया, SS बंगाली और BM मालाबारी, ठीक है। ये फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ कि इनके प्रयास से आया हुआ है, ठीक। चलो सर, अब इस नियम में क्या किया गया? इसमें जो 12 वर्ष से कम उम्र की जो लड़की होती थी उसका विवाह अवैध घोषित कर दिया। 12 वर्ष से कम आयु, यानी 12 वर्ष बाद भी शादी करो तो वैध है कि लड़की का विवाह अवैध था, ठीक है मित्रों। अब यानी पहले 14 थी, अब कितनी कर दी उन्होंने? 12 कर दी, तो याद कर लो, यानी कम कर दी, डाउन कर दी। पहले 14 थी, अब 14 से कितनी कर दी उन्होंने? 12 कर दी, 2 कम कर दी, डाउन। तो उस गवर्नर का नाम क्या जिन्होंने का नियम लागू किया था साहब? याद हो गए, इसी सब से कम कर दी, तो याद कर लेना, लेंस डाउन। लेंस डाउन यानी डाउन ने नीचे कर दिया, और डाउन याद कर लेना आपको, किसी उम्र कम कर दी उसने तो डाउन कर दी, ठीक है। 14 से 12 कर दी, ठीक है। ऐसे बंगाली और मालाबारी प्रयास उससे, ठीक। चलो साहब, अब आता है साहब शारदा एक्ट। देखो, शारदा एक्ट कब आता है? शारदा एक्ट आता है साहब, ये अपना अधिनियम आया था, इस अधिनियम के 39 साल बाद, यानी आता है 1930 ईस्वी में। जनरली के अधिनियम की डेट तो याद हो जाती है, तो 1930 में अधिनियम आया। अभी शारदा एक्ट क्या था? देखो, शारदा एक्ट क्या था, इसको जो जिसने प्रयास किए थे उस व्यक्ति का नाम था हरविलास शारदा। उसके नाम से इसका नाम क्या पड़ा? शारदा एक्ट। ये थर्ड ग्रेड 2008 में आया हुआ था, जब RPC ने थर्ड एग्जाम में उसमें पूछा था शारदा एक्ट किसके प्रयास से आया था, तो हरविलास नाम दे रखा था, ये नाम हटा दिया था, चल हरविलास। तो आपको शारदा एक्ट, इन शारदा का पूरा नाम क्या था? हरविलास शारदा, ठीक है। उन्होंने क्या किया, वापस से जो लड़की की आयु कितनी कर दी गई? 14, और लड़की आयु कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई वापस से। यानी जो अपने 1872 का जो अधिनियम आया था, अंतरजातीय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, उसके अनुसार वापस कर दी। देखो, 72 में तो क्या किया, 14-18 करी। 91 में क्या किया, 1891 में उसको क्या कर दिया? डाउन कर दिया, ठीक है। फिर 1930 में उसको वापस बढ़ा दिया गया, तो वो था शारदा एक्ट। अब अपन पहले कम कर दिया, तो ये पहले अपने 14 करी थी, तो अपन 12 कर दी, तो अपन हार गए। वापस अपने क्या करें, इसको 12 को 14 करवा लिया, तो अपन वापस जीत गए। एक तरह जीतना अगर क्या बोलते हैं, विन। अपन इसी से नाम से गवर्नर का नाम याद कर लेंगे। गवर्नर था इरविन, इरविन, लॉर्ड इरविन। इरविन जीत गए वापस अपन, जीते नहीं जीते, यानी अपने 12 से 14 कर ली, तो इरविन नाम याद रहेगा अपने, ठीक है मित्रों। इसके समय ये नियम लागू किया गया था, ठीक है मित्रों। चलो आगे चलते हैं। चलो मित्रों, इसमें हमने एक टॉपिक एक्स्ट्रा और जोड़ा है, अंग्रेजी शिक्षा। यानी भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत कब करी गई, किस किस कहने से? देखो, शुरुआत की गई थी सब 1835 में, यानी अपने जो सती प्रदा नियम लागू किया था उसके 6 साल बाद, ठीक है। चलो सर, अब उस समय गवर्नर कौन था? जो सती प्रदा में था वही यहाँ था, कौन था? बेंटिंग, विलियम बेंटिंग था, तो वही था यहाँ, ठीक है। अब किसके कहने पर हुआ सब? उस समय देखो, एक कमेटी बनाई गई थी अंग्रेज के द्वारा, अंग्रेज का नाम था मेकाले, मेकाले समिति।
उसकी समिति की सिफारिशों में भारत में क्या की गई, अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई। कि भारत में उस समय तक फारसी चलती थी। क्या चलती थी? ये प्रशासन की भाषा फारसी थी। तो अंग्रेजों को लगा ये फारसी तो लेना देना नहीं, अपन चेंज करते हैं। वहां से उन्होंने जो प्रशासन की भाषा क्या कर दी, अंग्रेजी कर दी। ठीक है, और अंग्रेजी शिक्षा पर जोर दिया गया उसके बाद मैकाले समिति की सिफारिशों के बाद में। ठीक है, अब साहब इस समय एक सिद्धांत और आया था, उसको सिद्धांत का नाम था अधोमुखी, यानी नीचे की तरफ निष्पेदन का सिद्धांत। इसका अंग्रेजी नाम क्या है? इनफिल्ट्रेशन थ्योरी। देखो, अब ये सब क्या सिद्धांत था, इससे जुड़ा हुआ सिद्धांत, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ। अधोमुखी निष्पेदन सिद्धांत ये था कि इसमें कहा गया कि अगर आप उच्च वर्ग को पहले शिक्षित करो, अंग्रेजी में उच्च वर्ग को शिक्षित करोगे पहले, तो ऑटोमेटिक नीचे वाला वर्ग शिक्षित हो जाएगा। जैसे वो छनछने के नीचे जाएगा, यानी अपन सबसे पहले बड़े आदमी को अंग्रेजी में शिक्षा देते हैं, फिर वो धीरे धीरे शिक्षा कहाँ जाएगी, नीचे की तरफ देगी, अधोमुखी नीचे की तरफ देगी। ठीक है, जैसे अपन अपने ओक होती है, ओक में अपन पानी लेते हैं। ठीक है, पानी धीरे नीचे जाएगा, नहीं जाएगा, तो वही थी अधोमुखी, नीचे जा रहा है। अब ओक से याद करना देने वाला कौन था? ओकलैंड। सिद्धांत किसने दिया था? ओकलैंड। ओक से पानी छनता नहीं छनता, ठीक है, नीचे जाएगा। ठीक, अधोमुखी निष्पेदन का सिद्धांत, यानी इसमें कहा गया था सबसे पहले आप उच्च वर्ग को अंग्रेजी शिक्षा में शिक्षित करो, नीचे वाला वर्ग स्वतः ही वो शिक्षा है छन के नीचे जाएगी और ऑटोमेटिक नीचे वाले वर्ग भी शिक्षित हो जाएंगे साथ। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है अधोमुखी निष्पेदन सिद्धांत किसने दिया, तो आप याद कर लेना ओक। अपनी ओक से पानी हम पीते नहीं पीते, पानी नीचे जाता जाता नहीं जाता। ठीक है, चलो अब बात करते हैं साहब स्त्री शिक्षा, यानी किस गवर्नर ने स्त्री शिक्षा की बात करी। देखो, स्त्री शिक्षा से पहले बोला गया था वुड डिस्पैच। एक अंग्रेज था, उसने एक अपना पत्र दिया वुड डिस्पैच, तो वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। इसे भारतीय शिक्षा का मेघना कार्टा कहा जाता है। मेघना कार्टा भी कहता है, भारतीय शिक्षा का तो मेघना कार्टा कहा जाता है। ये कब कहा था? 1854 में, 1854 में। और उस समय गवर्नर कौन था साहब? कुख्यात गवर्नर कौन था? डलहौजी। डल, पता है अपने को, 28 क्रांति हुई थी, उससे इसके कारण हुई थी। क्रांति से मैंने था उससे पहले यही था 1854 में। वुड डिस्पेच जो अपना जो इसने जो अपना पत्र दिया था या अपनी जो रिपोर्ट दी थी, उस रिपोर्ट में इस शिक्षा की सर्वप्रथम बात की, यानी आप स्त्रियों को शिक्षा दो, इस बात पर जोर दिया गया सबसे पहले वुड डिस्पेच के अंदर। ठीक है मित्रों, अब इसके तहत आपको एक और जानकारी देता हूँ। भारत में सर्वप्रथम 3 विश्वविद्यालय स्थापना की गई, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। और ये ऐसे से पूछा गया था कि इनकी स्थापना किसके कारण और कब की गई। देखो, इसकी सिफारिश करती वुड डिस्पेच ने करी थी। और कब हुई थी आप बताऊं? जब पूरा भारत में लड़ाई हो रही थी, उस समय अंग्रेज क्या कहते हैं विश्वविद्यालय स्थापना कर रहे थे। तो उस समय अपने भारत में लड़ाई कब हो रही थी साहब? 1857 क्रांति हुई थी। उस समय अंग्रेजों ने 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना करी थी, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के अंदर। ठीक है मित्रों, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो थोड़ा बड़ा है, लेकिन मित्रों मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा आपकी, मैं अधूरा ज्ञान नहीं दूंगा आपको। कोशिश करूंगा आपको टॉपिक 100% क्लियर हो, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सेकंड ग्रेड की कर रहे हो या आप थर्ड ग्रेड की कर रहे हो। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।